हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ 316। मैं हूं सौरभ शांडिले और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस के एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, सॉल्ट एंड द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स पीएच के प्रति कितने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी कि कितने ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं। देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। अपने आसपास में, अपने वातावरण में किसी प्रकार का पीएच में चेंज होता है तो प्लांट्स और एनिमल्स पे जरूर इफेक्ट पड़ता है उसका। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जानेंगे। प्लांट्स में भी एक एग्जाम्पल जानेंगे और एनिमल्स के लिए भी एक एग्जाम्पल जानेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कैसे पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं जब उन्हें सॉइल का पीएच 7 के पास में मिलता है। समटाइम्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स द पीएच ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। कभी कभी ऐसा होता है, हम जानते हैं कि हमें अच्छा अगर प्रोडक्शन चाहिए खेतों में तो हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, हमें मैन्योर का यूज़ करना पड़ता है। इनके एक्सेसिव यूज़ यानी बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल एसिडिक हो जाता है। अब सॉइल एसिडिक हो गया तो फिर उसे न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, फिर से उसे न्यूट्रल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो सॉइल को एसिडिक से न्यूट्रल बनाने के लिए क्या किया जाता है? In order to neutralize the excess acid present in the soil, basic materials such as calcium oxide, calcium hydroxide are used. तो देखिए, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के कारण, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। बेसिक सब्सटेंसेस में क्या आ जाते हैं? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आ गया जिसे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया जिसे हम लोग स्लैक लाइम भी कहते हैं। इसे जो है वो खेतों में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये तो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो सॉइल में जाकर जो उसके एसिडिक मटेरियल्स होते हैं उसको ये जाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के कारण वो सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाता है और उसका पीएच 7 के आसपास में आ जाता है, जिसके कारण वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉइल एसिडिक ही होते हैं, सॉइल कभी कभी बेसिक भी हो जाते हैं, और उनके बेसिक नेचर को खत्म करने के लिए हमें एसिडिक सब्सटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। और वो एसिडिक सब्सटेंसेस का काम कौन करता है? तो जो हम लोग डिकेइंग मैटर, जैसे कि जो हम लोग खाद का यूज़ करते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं अपने खेतों में, वही उसके लिए एसिडिक मैटर के रूप में काम करते हैं, और वही उस सॉइल के अल्कनिटी को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देख सकते हैं आप। समटाइम्स द पीएच ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। पीएच बढ़ जाना यानी कि बेसिक हो जाना सॉइल का। Decaying organic matter, compost or manure is used to reduce the alkalinity of soil. यानी कि सॉइल का वो जो बेसिक नेचर है उसे खत्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज किया जाता है। यानी कि आप मैन्योर का यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, तो उनका प्रयोग किया जाता है बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को खत्म करने के लिए। ये तो बात हुई प्लांट्स की। एनिमल्स कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं? तो एनिमल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर एनिमल्स में कोई भी जो बॉडी का फंक्शन है वो सही से अगर होना है तो उसके लिए पीएच जो है काफ़ी कम उनका होता है, काफ़ी कम वैरी होना चाहिए पीएच। यानी कि करीब करीब कहा जाता है कि किसी भी एनिमल को सही से उसके बॉडी को वर्क करने के लिए 7.0 से 7.8 तक का पीएच मेंटेन करना पड़ता है। अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो उस बॉडी में कोई भी फंक्शन सही से नहीं हो पाता। यहाँ पर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो पीएच चेंज के कारण अफेक्टेड होते हैं। तो देखिए, द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश हाईली डिपेंड्स अपॉन द पीएच। फिश एक एक्वेटिक एनिमल है तो उसका जीवन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पीएच पर, क्योंकि अगर पीएच चेंज होगा तो उसके सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, समटाइम्स द पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6। कभी कभी ऐसा होता है, बारिश होती है तो बारिश में जो पानी आ रहा होता है, रेन वाटर होता है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है। जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है उस समय हम कहते हैं कि वह एसिड रेन हो रहा है। आप लोगों को पता होगा
एसिड रेन के बारे में, वाटर के साथ कुछ एसिड्स मिक्स होकर नीचे आते हैं तो वही एसिड रेन कहलाता है। उस समय रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 या उससे कम हो जाता है। तो ये जब पानी वाटर सोर्सेज में जाते हैं, जैसे लेक्स में गए, पॉन्ड्स में गए, रिवर्स में गए, तो उसमें रहने वाली जो मछलियाँ हैं या फिर दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका जीवन इससे बहुत प्रभावित होता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एसिड का जब मात्रा हो जाता है पानी में, तो उसके कारण मछलियाँ मर भी जाती है, या फिर जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर भी जाते हैं। तो उन्हें कैसे ठीक किया जाता है? जो एक्स्ट्रा एसिड बन चुका है, जो एक्स्ट्रा एसिड जा चुका है पानी में, उसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है? तो उसके लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर चॉक पाउडर, इन सब का यूज़ किया जाता है और वह जाके पानी में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये था प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस टॉपिक का नोट्स। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। क्या आपको पता है कि हमारा बॉडी भी एक एसिड प्रोड्यूस करता है? उस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा बॉडी में भी एक पार्ट, स्टमक, 1.4 pH वैल्यू का HCl प्रोड्यूस करता है। इस HCl का काम क्या है हमारे बॉडी के अंदर? ये HCl हमारे फूड के साथ आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। और इस HCl अगर पेट में प्रोड्यूस हो रहा है ये HCl, तो पेट भी तो डैमेज उससे हो सकता है ना? तो नहीं, हमारा बॉडी जो है उस HCl से हमारे स्टमक के इनर वॉल को बचाने के लिए भी व्यवस्था करके रखता है। उसके लिए वह प्रोड्यूस करता है म्यूकस को। म्यूकस HCl से हमारे स्टमक के इनर वॉल को बचाता है। ये HCl हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब एक्सेस खाना खा लेते हैं या फिर दूसरी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा स्टमक एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूस कर देता है। ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने के कारण प्रॉब्लम्स होने लगती है, हमें इनडाइजेशन हो जाता है। और इस इनडाइजेशन के कारण हमारे पेट में पेन होना शुरू हो जाता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, इरिटेशन फील होता है हमें, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करने लगते हैं। तो किसी तरह अब हमारा प्रयास ये होता है कि हम उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करें। तो इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक वीक बेस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग एंटासिड कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आपको भी प्रॉब्लम होता हो, अंदर पेट में जलन महसूस होता होगा, तो आप लोग जाके भागकर इनो लेकर आते होंगे और उसे पीते होंगे। वो क्या करता है? वो असल में एंटासिड होता है, और वह हमारे पेट में जब जाता है तो वो पेट में बने एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज करता है। या फिर बहुत लोग डाइजीन सिरप पीते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसमें देखिएगा इंग्रेडिएंट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो ये सब जो है ये एंटासिड है, ये हमारे स्टमक में जाकर वो जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ रहता है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए, आवर स्टमक प्रोड्यूसेज HCl विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड विदाउट हार्मिंग इट। हमारे स्टमक एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है HCl, जिसका करीब करीब pH वैल्यू 1.4 के करीब होता है। और ये प्रोड्यूस किस लिए करता है? तो हमारे बॉडी में जो फूड आता है उसके डाइजेशन में हमारी मदद करता है। Sometimes due to overeating, excess of acid is produced which causes indigestion. कभी कभी एक्स्ट्रा खाना खा लेने के कारण या फिर दूसरे भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के कारण हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस एक्सेस एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है? हमें इंडाइजेशन हो जाता है। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन, एंटासिड्स जो कि माइल्ड बेस होते हैं यानी कि कमजोर बेस होते हैं, उनका यूज किया जाता है। तो ये जो एक्सेस एसिड आया है उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ वीक बेसिस का प्रयोग करना होता है जो एंटासिड के नाम से जाने जाते हैं, और वह हमारे पेट में जाकर उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड जो एंटासिड है उनमें क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, उसका यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में। या फिर बेकिंग सोडा जो घर में यूज भी होता है खाने में, तो वो बेकिंग सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaHCO3, सॉरी माफ कीजिएगा, NaHCO3, उसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कॉमनली उसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये था
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का रोल। अब हम जानेंगे कि हमारे दांतों में भी कभी कभी सड़न जो होती है, दांत सड़ने लगते हैं, उसका भी कारण पीएच में चेंजेस ही है। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि टूथ डिके में पीएच का क्या रोल है। तो पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, अब हम इसके बारे में जानेंगे। When we eat some food that contains sugar, the bacteria present in our mouth breaks down the sugar to form acid. कभी कभी जब हम लोग वैसे भोजन को करते हैं जिसमें शुगर मौजूद होता है, तो हमारे माउथ में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वह उस शुगर को तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उसे एसिड में बदल देते हैं। अब जब मुंह में एसिड बनेगा तो माउथ एसिडिक भी तो होगा। तो देखिए, द एसिड प्रोड्यूस मेक्स आवर माउथ एसिडिक। When the pH of mouth goes below 5.5, tooth decay starts. तो माउथ एसिडिक हुआ। जब माउथ एसिडिक होते 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 जब माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चला जाता है, तब हमारे दांतों के ऊपर का ये जो व्हाइट वाला लेयर होता है, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, वह धीरे धीरे जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो टूथ डिके स्टार्ट होने के लिए पीएच कितना होना चाहिए? तो बिलो 5.5। तो देखिए, द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर माउथ स्टार्ट्स कोरोडिंग इनेमल। इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो माउथ में ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है, यह हमारे टीथ के ऊपर के जो लेयर होता है, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है और वह कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, उसे ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब ये डैमेज होना शुरू होता है तो हम लोग कहते हैं कि दांत सड़ना शुरू हो गया। तो देखिए कैसे हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ थॉरली आफ्टर ईटिंग फूड। टूथ डिके से बचना है, अगर दांतों के सड़ने से बचना है तो क्या करना होगा? खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करिए। कुल्ला करना समझते हैं ना? अच्छे से माउथ को जो है वो वॉश कीजिए क्लीन वाटर से। आप क्या कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप 2 बार ब्रश कीजिए, एक बार खाना खाने से पहले मॉर्निंग में और एक बार रात में खाना खाने के बाद। तो उससे क्या होगा कि माउथ में जो वो फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे रह जाते हैं वो निकल जाएंगे, जिसके कारण जो बैक्टीरियाज हैं वो उनका इफेक्ट फूड पर नहीं पड़ेगा। कोई फूड पार्टिकल्स रहेगा तब ना वो कोई मतलब उसे डिकम्पोज भी कर पाएंगे और एसिड में बदल पाएंगे। जब फूड पार्टिकल्स रहेगा ही नहीं तो वो डिकम्पोज किसे करेंगे? तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप 2 बार ब्रश कीजिए। ब्रश करने के दौरान जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट में भी बेस होते हैं जो हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज करने में हमारी मदद करते हैं। तो देख सकते हैं, टूथपेस्ट कंटेन बेसेस आल्सो हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिड ऑफ आवर माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो ये था पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। यहाँ होता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ खत्म। अब हम जानेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं? The substances that are formed by the reaction of acids and bases with each other are known as salts. वैसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन से बनते हैं, उन्हीं को तो हम कहते हैं सॉल्ट्स। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट्स के बारे में आप पहली बार जान रहे हैं, इससे पहले भी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया गया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको ये बताया गया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के बाद बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर उसका जनरल इक्वेशन भी दिया गया है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन के बाद बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट वही सब्सटेंसेस हैं जो एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन से बनते हैं। देखिए पहचानेंगे कैसे सॉल्ट को, तो उसका भी एक तरीका है। वैसे कंपाउंड जिनके नाम के लास्ट में कोई भी हैलाइड हो, जैसे कि क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, तो वो सॉल्ट के कैटेगरी में आएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये सब सॉल्ट के कैटेगरी में आते हैं। या फिर जिनके नाम के लास्ट में सल्फेट हो, जिनके नाम के लास्ट में कार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, एसीटेट हो, और भी बहुत सारे नाम कुछ है, नाइट्राइट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। तो ये सब नाम वाले जो भी जिन भी कंपाउंड्स के लास्ट में ये नाम होता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो सॉल्ट ही है। तो ये था सॉल्ट को पहचानने का तरीका। अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच क्या होते हैं और पीएच के आधार पर उन्हें क्या नाम दिया जाता है। डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशंस के पीएच वैल्यूज के आधार पर सॉल्ट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। वे हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, सॉल्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तीनों को हम एक एक करके जानेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट,
किसे हम कहते हैं? सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट्स। वैसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनेंगे उन्हीं को तो कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। ये न्यूट्रल क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग है, दोनों बराबर अपनी तरफ से ताकत लगाते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaCl, K2SO4, ये सब। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं उनका pH वैल्यू 7 के बराबर होता है। जैसे ये सारे जो नाम यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, जिनका फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है NaCl, K2SO4, ये सब न्यूट्रल सॉल्ट हैं और इनका pH जब चेक किया जाता है pH वैल्यू तो वो 7 के पास में या 7 मिलता है। एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में कौन आते हैं? वैसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन से बनते हैं तो वो होते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग कौन था? एसिड था। वीक कौन था? बेस था। एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ ना बेस से, इसलिए उस पर एसिडिक नेचर रहता है और एसिडिक नेचर होने के कारण उनका pH वैल्यू लेस देन 7 होता है। तो आप देख सकते हैं pH ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? NH4Cl, NH4,2SO4। तो देखिए ये दोनों जो हैं ये इसके एग्जांपल है एसिडिक सॉल्ट के, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बने होते हैं। बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में कौन आ जाएगा? तो नाम से क्लियर कुछ लग रहा होगा, एसिडिक सॉल्ट जैसे था तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता था, बेस जो है वो वीक होता था। उसी तरह से बेसिक सॉल्ट में क्या हो जाएगा? बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा। तो सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। और बेसिक सॉल्ट्स के जो pH वैल्यू उसका होता है वो मोर देन 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि बेसिक नेचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, वैसे ही बेसिक सॉल्ट्स का भी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CH3COONA ये जो होता है सोडियम एसिटेट होता है, और भी ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी और सारी वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।